बिहार पुलिस क्वेश्चन 18 अगस्त 2024 जैसे प्रश्न आप देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 18 अगस्त 2024 जैसे बिल्कुल प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 को और 11 अगस्त 2024 को जो लिया गया था, ठीक उसी पैटर्न पर और उसी लेवल पर आधारित हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। आंसर सभी लोगों को कमेंट करते चलना है और वही लेवल है जो अभी बिहार पुलिस का एग्जाम लिया गया था 7 अगस्त 2024 को और 11 अगस्त 2024 को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार अगर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाता तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया है। ठीक है ना, एशिया है। क्लियर। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाएगा तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप और एरिया के हिसाब से, ठीक है ना, ये दोनों एशिया है। क्लियर। यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा जो है ये अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, बताइए। देखिए, विकिरण के कारण मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर के ऊपर चली जाती है और रात ठंडी रहती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। चलिए, और आज ही मैंने एक और सेट कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है 100 प्रश्न वाला देख लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर सेट से 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, आप आकर के मिला लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान यहाँ पर सही दिया गया है, बताइए किसका मिलान यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र में आपका जाड़े में वर्षा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है और यहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल जो होता है, जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दामोदर नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है, तो पलामू में जो लातेहार जिला है ना पलामू का, ठीक है, वहीं से यह निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से इसका जो है उद्गम होता है, तो छोटा नागपुर पठार से। ठीक है। अच्छा, ये जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक के पठार से। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बताइए, खरीफ फसल, खरीफ और रबी आपको पता है ना, तो खरीफ फसलों को वर्षा के मौसम की शुरुआत के बाद बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि अभी आपका धान रोपा हो गया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं बाजरा, ठीक है, मूंगफली, ज्वार, अरहर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को, संविधान सभा से प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है। और बिहार के जितने भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, पक्षी विहार है, झील हैं, झरना है, जलप्रपात है, जलकुंड है, जितने भी आपके पहाड़ पर्वत हैं, सब मैंने आपको कवर कराया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा।
राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, संविधान सभा के द्वारा। अच्छा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बिहार से ही थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। उसके बाद होता है दूसरा 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और मूल संविधान में आपको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है जो आपका संविधान अपनाया गया था, 26 नवंबर को अंगीकार किया गया था। नीली क्रांति का संबंध, मैंने आपको श्वेत क्रांति कराया हुआ है, हरित क्रांति कराया हुआ है, बादामी कराया हुआ है, सब कुछ जितने भी क्रांति हैं। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान के, और ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपना अपना स्कोर बता के जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता कहाँ है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश जो आर्टिकल देता है, यह आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, ठीक है ना। ये है आपका अनुच्छेद 32, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको इसको जो है संविधान की आत्मा कहा था। और आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। अब थोड़ा सा न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में जान लीजिए। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख गए, पहले आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक, ठीक हो गया। चलिए, और न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 13 में है। तो देखिए, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी ये सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है संविधान के आर्टिकल 13 में है, ठीक है ना। आर्टिकल 13 के तहत इसको उपबंधित किया गया है, क्लियर ना। संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी कानून की वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, और मूल अधिकारों पर आघात करने वाले कानून को वह अवैध घोषित कर सकता है। प्रश्न को एक बार और देख लीजिए, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श कहाँ पर वर्णित हैं, कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक में है, ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 38 जो है, अनुच्छेद 38, ठीक है ना, इसमें स्पष्ट किया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था सरकार जो है आपका सोशल ऑर्डर सुनिश्चित करेगी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सिंपल सा बात है, उसको पद से कौन हटा सकता है, तो ये संसद हटा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 61 जो महाभियोग है, और महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता है संसद में लाया जाता है, चाहे कोई भी सदन हो, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, ये सब आपको पता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, और आपको जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो संसद में चलाई जा सकती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, ठीक है ना, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कहाँ पर लोकसभा में कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है, दूसरे और तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, 80 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 48, ठीक है ना, और पश्चिम बंगाल जो है ये तीसरे स्थान पर है 42। तो यहाँ पर देखिए 48 और 42, इसमें से अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र का 48 और बंगाल का 42, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, नियोजित अर्थव्यवस्था
भारत में चूंकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों प्रकार के उद्यम कार्यशील होते हैं, ठीक है ना, निजी भी है यानी कि प्राइवेट भी हैं और सार्वजनिक भी हैं, पब्लिक भी हैं, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सबसे बड़ा स्रोत, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि आयकर, निगम कर इत्यादि, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो ये आपका कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है ना, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। अच्छा, माजुली द्वीप जो है ना यह असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है ये सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जैव विकास का प्रतिपादन किया था, चार्ल्स डार्विन ने, याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि कथक कली की जड़ें किस राज्य में है। कथक उत्तर है, कथक जब पूछेगा तो कथक उत्तर भारत है, याद रखिएगा, ठीक है ना, उत्तर भारत। और पंडित बिरजू महाराज के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कथक कली पूछा गया है जो कि आपका केरल का होगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है, और तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। क्लियर ना? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रेगिस्तान खाली स्थान दिया गया पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान यानी कि भारतीय मरुस्थल जो है ये किस पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में यह स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल बिहार से पृथक कब हुआ था। बिहार मतलब बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार अलग हुआ था 1912 में, लेकिन बिहार में क्या सम्मिलित था? बिहार में बिहार और उड़ीसा एक साथ रह गए थे, बंगाल प्रेसिडेंसी से ये अलग हो गया था, ठीक है। फिर बिहार और उड़ीसा अलग हो गए 1936 में, अलग अलग हो गए। फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का है, ठीक है ना, भगत सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद भी होगा कि पहली बार 1929 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से उस समय भगत सिंह ने दिल्ली में स्थित जो सेंट्रल असेंबली है उस पर बमबारी किया था और उस समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, ठीक है ना। इन्होंने ही इस नारे को लोकप्रिय बनाया हुआ था। हालांकि इस नारे की रचना जो है हसरत मोहानी ने किया है, लेकिन लोकप्रिय बनाया है भगत सिंह ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। जरा प्रश्न को ध्यान से, मीठे पानी की झील नहीं है। चलिए मीठे पानी की झील नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सांभर जो है ना, सांभर राजस्थान में है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, अंतर्देशीय। और यहाँ पर लोकटक, ये कहाँ पर है? लोकटक, लोकटक झील जो है ये आपका कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है ना, नहीं सिक्किम में, मणिपुर में है लोकटक, मणिपुर में है, ठीक है ना, मणिपुर में है, कटक कटक करके ऐसे ट्रिक था, मणिपुर में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल यहाँ पर आप देख करके बता सकते हैं, इसमें से दाल जो है आपका फलीदार फसल होता है, दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगला प्रश्न है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पटना पूछा गया था किस नदी के किनारे है, तो गंगा के किनारे है और दिल्ली जमुना के किनारे, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, और बिहार से जो मैक्सिमम प्रश्न बन रहे हैं ये बीपीएससी वाले जो है प्रीवियस ईयर से बन रहे हैं, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर बिहार स्पेशल मैंने आपको करा दिया है, अभी कराया था 11-12 तारीख को एग्जाम खत्म होने के बाद।
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है बताइए। तो ये 34 हो गया। आज ही वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो टोटल 34 है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर दिया गया है तो निम्न में से कौन सा वर्ग की क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर के रूप में निरूपित करेगा। तो क्षेत्रफल होता है आपका इसमें से a²/2 हो जाएगा, a²/2 ऑप्शन नंबर सी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग का यहाँ पर विकर्ण a दिया गया है तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा√2 होता है, तो भुजा√2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको a मान लीजिए, भुजा मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर विकर्ण की लंबाई a दे रखा है, तो यहाँ पर भुजा बराबर कितना होगा, भुजा बराबर हो जाएगा a√2 और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो a² और रूट से निकल के /2 में आ जाएगा। चलिए, रमेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश की विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या है। आपका समस्या है, आप सॉल्व करिए, मैं 38 वर्ष आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। सब लोग आंसर कमेंट करिए कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स, तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती हैं, नर्मदा नदी। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है ना, और आपको पता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी, मैंने कई बार आपको बताया कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। चलिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है ये आपका है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित जो सुंदरवन डेल्टा है। चलिए, लावनी जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है, लावनी, तो लावनी जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र का है। किसका है, महाराष्ट्र का है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि खाली स्थान दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मैंने आपको कराया हुआ था। प्राथमिक में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो कृषि है, वानिकी है, खनन है, मत्स्य पालन है, ये आपके प्राथमिक में आता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पर्णहरित के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्लोरोफिल के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस कौन सी है। हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा किस गैस का है, तो फ्रेंड्स आपको पता है ये नाइट्रोजन का है लगभग 78%। ठीक है ना, उसके बाद ऑक्सीजन का है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। ठीक है ना, और आपको पता है कि ऑर्गन की मात्रा जो होती है ये आपकी 0.9% के आसपास होती है। देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो आपका यहाँ पर भाग कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो निकल के आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाले का। तो ये गोलों की संख्या, जो गोलियों की संख्या निकल के आएगी ये 27 आ जाएगी। ठीक है ना, 27, जैसे कि गोला का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर क्यू, फिर 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पर 4/3 से दोनों कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसका आर कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 3 9 का 27 और 1 सेंटीमीटर की गोलियाँ, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, यानी कि 27 गोलियाँ बनाई जा सकती हैं।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पेन का क्रय मूल्य कितना है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका, मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा, आप लोग निकालिए। चलिए सभी विषय से प्रश्न है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना, तो आपको पता है ना कि लगभग 1/3 ढका हुआ है, ठीक है ना। तो 2/3, माफ़ करिएगा, 2/3 ढका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 दिया गया है, ठीक है ना। चलिए लगभग 70% भाग पर पानी है, 70.2% पर। देखिए भारी जल वह जल होता है, बताइए भारी जल वह जल है, भारी जल हेवी वाटर वह जल है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप यानी कि समस्थानिक ले लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल ये आपका है क्या, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, D2O। चलिए डीएनए का पूर्ण रूप, देखिए डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया था ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर सेट से 4-5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप आरएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेप्स है, ठीक है ना, स्टेप्स है जो कान की हड्डी है, और फीमर जांघ की हड्डी है, आपको भी पता है, ठीक है। और मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सब ऊपर जितना भी कुछ दिया रहेगा उसको लिख कर और नीचे 1000 से आप गुना कर दीजिएगा। तो 10 से 10, 10 से 10 कट गया, यानी कि 1 बटा ये नहीं, यहाँ पर 100 है ना, 100 का तो एक और जीरो आएगा ना यहाँ पर, तो आपका 1 यूनिट हो जाएगा ना, ये जीरो से ये भी जीरो कट गया, तो 1 यूनिट 1 इकाई। चलिए पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर देखिए 4 डिग्री, और आयतन न्यूनतम भी इसी टेम्परेचर पर होता है जल का। उसके बाद देखिएगा कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सर्वाधिक बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, ठीक है ना, ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैथ का मैं बता दे रहा हूँ आंसर आपको, 44 का 31 किलोग्राम यहाँ पर आंसर होगा। चलिए सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय कितना है। तो लगभग 8.5 मिनट लगता है ना, 8 यहाँ पर देखिए 5 मिनट दिया गया है, ठीक है ना, लगभग। और चंद्रमा का लगभग 1.3 सेकंड, 1.3 मतलब कहने का मतलब है कि उतना समय लगता है मिनट का। देखिए उसके बाद देखिएगा कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा, ठीक है ना। स्टील या इस्पात को कठोर बनाने के लिए लोहा में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। चलिए क्रोमेटोग्राफी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से जो होता है ना, इससे हम लोग पृथक्करण करते हैं, ठीक है ना, पृथक्करण करते हैं, और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक गेंदबाज का लगातार 15 मैचों का यहाँ पर आपका विकेट दिया गया है, तो इस आंकड़े का बहुलक आपको निकालना। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वहीं तो बहुलक है, काउंट करिएगा तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 2 ही होगा, 1 2 3 4, 4 बार है ना, 2 ही है। 5 यहाँ पर देखिए 3 बार है, तो 2 ही आंसर होगा, एक बार आप भी काउंट करिए। चलिए 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोनों के मापों का योग का मान क्या होगा, बताइए। तो ये अंतः कोण का माप जो होता है ना, n-2 इंटू 180 होता है। n मतलब नंबर ऑफ भुजा है, तो यहाँ पर 14 भुजा है, 14 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 14 माइनस 2 गुना 180, तो 14 में से मतलब 2 गया तो 12 बच गया, और 12 गुना 180 आप कर दीजिए, तो 12 गुना 180 कितना हो जाएगा, 2160 डिग्री, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया गया है। चलिए किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, और बड़ी अच्छी बात है। तो यह विकसित देश कौन सा है जिसके पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। तो फ्रेंड्स यह कंट्री जो है, यह कौन सा देश है, तो याद रखिएगा यह देश जो है फ्रेंड्स, यह नॉर्वे है,
ठीक है ना, नॉर्वे के पास नहीं है। उसके बाद देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल और गैस तथा ह्यूमस की जो मिश्रण है उसको हम लोग स्वैल बोलते हैं, यानी कि मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी ही बोलते हैं ना, मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और चट्टान के टूटने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित था, ठीक है। टेनेंसी जो परियोजना था, टेनेंसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना, कहाँ का? अमेरिका का, उसी से ये प्रभावित था, दामोदर। चलिए, भाखड़ा नांगल जो है ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। हीराकुंड जो है ये किस नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? मरणोपरांत, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मरणोपरांत नहीं दिया गया है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डॉक्टर जी.के. कर्वे को, ठीक है ना, बाकी रामचंद्रन को, कामराज को, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको डॉक्टर जो जी.के. कर्वे हैं उनको जो है 1958 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था उनकी सभी वर्षगांठ पर, और 1962 तक इनका जीवन काल रहा था, तो इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया। और सबसे पहले मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा के लिए कोरम कितना होगा? तो सिंपल सा बात है, 1/10 होता है जो कोरम, जो लोकसभा की गणपूर्ति है, कोरम है उसके लिए, तो 10वां भाग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और लोकसभा में क्रमशः जो होगा ये आपका मतलब 55 होगा और राज्यसभा में 25 होगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि संविधान सभा का चेयरमैन मतलब कौन थे? संविधान सभा के चेयरमैन बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है ना, उसमें इनको अध्यक्ष चुना गया था। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, आपको भी पता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था, इससे तात्पर्य क्या है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था से तात्पर्य जब सरकार की आय उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय से कम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बजट घाटे की तरह, ठीक है ना, बजट घाटे की तरह। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो पर्ल हार्बर पर जो है अमेरिकी की नौसेना जो आपका बेस था पर्ल हार्बर पर, ये जापान ने आक्रमण किया था, और इसी आक्रमण के बाद जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था और इसको तबाह कर दिया था जापान को। अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पर है? अलंग, यहाँ पर जहाज़ों को तोड़ा जाता है, ठीक है ना, और यह जहाज़ तोड़ने की दुनिया की सबसे बड़ा केंद्र है। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स बताइए? अलंग जो है ये गुजरात के भावनगर जिले में है, तो गुजरात होगा। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ये मालवा के शासक राजा बाज बहादुर की पत्नी थी रानी रूपमती, ठीक है ना। तो बाज बहादुर से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में बाज बहादुर आपको ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा, नाटो के बारे में पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स में है, यहीं पूछा गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, और अभी जो है नाटो का नया सदस्य देश कौन सा बना है? मैं आपको करंट अफेयर में कराया हुआ हूँ, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना कौन सा है? इसमें से सबसे पुराना, तो विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है ये आपका वीणा है, वीणा है, ठीक है ना। और वीणा का उल्लेख तो हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी किया गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं उसमें किया गया है। और माँ सरस्वती स्वयं वीणा बजाती थी, यह आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए, और आपको पता है ना कि सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है?
तो विशालतम जीवित प्राणी जो है यह आपका नील व्हेल है, मतलब नीला व्हेल जो है ना, यह ऑप्शन सी राइट, ब्लू व्हेल है ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समुद्र में पाया जाता है। और विश्व का विशालतम अगर स्थलीय करके पूछ लेता तो यह आपका हो जाता कौन सा, अफ्रीकी हाथी। चलिए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी जो है अनुमानित लगभग में आपको बताना है, पूरा एग्जैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, भारत का अगर हम बात करते हैं तो उत्तर दक्षिण लंबाई है आपका 32-14 किलोमीटर, ठीक है ना, और पूर्व से पश्चिम की जो है 29-33 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर दक्षिण पूछा गया तो 32-14 लगभग में याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? परतदार चट्टान कौन बनाएगा? तलछट के घनीकरण से, ठीक है ना, तलछट के घनीकरण से परतदार चट्टान का निर्माण होता है, जबकि मैग्मा के घनीकरण से, मैग्मा के घनीकरण से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का, ठीक है ना, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश में अपने पुत्र, उनका पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री संघमित्रा थी, उन्हीं को भेजा था। तो यहाँ पर देखिए संघमित्रा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, संघमित्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इनको श्रीलंका में भेजा गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे निकटतम प्राणी इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये आपका बंदर हो जाएगा इनमें से, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको कहा जाता है IBRD, ठीक है ना। इसको निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए विकास बैंक को ही हम लोग विश्व बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। चलिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बताइए। तो देखिए, अशोक के अभिलेख में उनकी एकमात्र पत्नी कारुवाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, कारुवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और कौशाम्बी का अभिलेख, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने प्रयागराज से मंगवाया था, उसी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कारुवाकी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? तो चारों ओर जो वायु के विस्तृत फैलाव जो है ना, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है, वायुमंडल बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और वायुमंडल में आपका पता है ना कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब आता है। चलिए, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है? क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर, आपने पढ़ा है ना कि OBC की कैटेगरी को क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर में जो है डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि लेटेराइटीकरण उत्पन्न होता है। लेटेराइटीकरण, लेटेराइट मिट्टी के बारे की बात की जा रही है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भाग में होता है जहाँ शुष्क और आर्द्र मौसम बारी बारी से आता है, और यह मिट्टी जो होती है लेटेराइट चट्टान की टूट फूट से बनती है, ठीक है ना। और इस मिट्टी में चाय और कहवा वगैरह जो होता है उसकी खेती अच्छी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गर्म और आर्द्र प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए, देखिए विली विली क्या तात्पर्य क्या है? विली विली क्या है? तो विली विली के बारे में यहाँ पर जान लीजिए कि विली विली है क्या। विली विली जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफानी प्रणाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विली विली का। तो और ऑस्ट्रेलिया के जो पास का उपोष्ण उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हितों में प्रतिबंधित इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय हितों में प्रतिबंधित इसको किया जा सकता है। तो यानी कि देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी लगाम लगाई जा सकती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी?
असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है ये। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे और व्यापक विरोध किया गया था इनका, ठीक है ना, पूरा बॉयकॉट किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है आए थे और पटना में जो है ये आए थे, आपके पटना में आए थे, भारत में आए थे ये 17 से 17 नवंबर को, और पटना में 22 से 23 दिसंबर के बीच में ये आए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश का शून्यकाल में वेग कितना है। शून्यकाल यानी कि निर्वात की बात की जा रही है। तो निर्वात में प्रकाश गमन करता है और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होगा यह आपका यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। और शून्यकाल में ध्वनि नहीं गमन करेगी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आंत के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। आंत के बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपको निदान में बेरियम मिल एक्सरे जांच का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको आंत के रोगी के निदान में राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका एक्स किरण का ना, ठीक है, एक्स किरण का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा जो है दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। देखिए पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो खट्टे फलों में मैंने आपको बताया विटामिन सी पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पादप कोशिकाओं में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। पादप कोशिकाओं में किसमें जो होती है ये विभाजन की क्षमता होती है। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका होगा एपिकल मेरिस्टेम में। मैंने आपको बताया था शीर्षस्थ विभाज्योतक जिसको बोलते हैं हिंदी में एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है ना, पौधे के जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में यह आपका उपस्थित होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक, और लंबाई में वृद्धि करता है और इससे पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है, अर्थात इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको कि हम लोग CSO बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है बताइए, इसका मुख्य कार्य क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो CSO है ना आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो मुख्य कार्य है वो आपका है राष्ट्रीय आय का अनुमानों का संग्रह करना। चलिए उसके बाद ये वाला मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा ये 2 होगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तथापि का होगा तथा प्लस अपि, ठीक है ना, क्या होगा तथा प्लस अपि होगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में, तो बिहार राज्य में आपको पता है ना कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड तो उड़ीसा में है, ठीक है ना। नवग्रह शब्द में समास भेद बताइए। नवग्रह में, तो नवग्रह में जो है आपको पता है द्विगु समास है, ठीक है ना, द्विगु समास है, इसमें संख्या आ रहा है 9। चलिए गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि, तो 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जो सिखों के 10वें गुरु हैं उनका जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि पुंछी आयोग का संबंध किससे है। बताइए फटाफट कि पुंछी आयोग का संबंध किससे है। तो पुंछी आयोग का संबंध जो है ये केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है ना। पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य से है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पुंछी आयोग का संबंध जो है किससे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, आंसर फटाफट सब लोग कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत में भुगतान संतुलन के
चालू खाते में रुपये की जो आपका पूर्ण परिवर्तनशीलता है ये कब हुई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 19 अगस्त 1994 को हुई थी। ठीक है ना, 19 अगस्त 1994 को हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो मैंने आपको बताया था कि नागरिकता जो है आपके भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है, भाग 2 में, और भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मैंने बताया है 12 से लेकर के 35 तक में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो आराम से आप बता दीजिएगा, सिनकोना, ठीक है ना, क्विनिन जिसको बोला जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और उसी समय गांधी जी ने कोरिया मरो का नारा भी दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 6 दिन में अपना स्कोर बताइएगा। देखिए डी मॉर्गन लॉ का अनुसरण करता है, डी मॉर्गन लॉ का। तो डी मॉर्गन लॉ का इसमें से कौन सा अनुसरण करता है? तो देखिए इसमें से डी मॉर्गन लॉ का जो अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा आपका 97 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका निकल के आएगा 5। 98 का देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है ये अमेजन नदी है। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में जो बहने वाली अमेजन नदी है अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से पहला और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। देखिए विश्व प्रसिद्ध जो लानोस घास का मैदान है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में है? लानोस जो है ना फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? लानोस जो है ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में है। चलिए निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? दुग्ध शर्करा, तो फ्रेंड्स दुग्ध लैक्टोज को कहा जाता है। अपने स्कोर बता दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स।